आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम लोग जो है ये जो पी ब्लॉक हमारा चल रहा था, पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली चल रही थी। तो ऑक्सीजन फैमिली में आज हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का अध्ययन करेंगे। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का जो वो हमारा H2SO4 है। ये हमारा अणुसूत्र हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। अणुभार की चर्चा की जाए तो इसका अणुभार 98 हो जाता है। इसके तुल्यांकी भार की चर्चा की जाए तो ये 49 हो जाएगा। संकरण की चर्चा की जाए तो इसमें संकरण sp3 होगा। खोजकर्ता की चर्चा की जाए तो इसके खोजकर्ता गेबर हैं। गेबर एक वैज्ञानिक का नाम है, ये खोजकर्ता हो जाएंगे इसके। और इसके जो उपनाम है, उपनाम में हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड को तेजाब के नाम से जानते हैं और इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल या किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। फिर किंग ऑफ केमिकल यानी रसायनों का राजा भी इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सब इसके उपनाम है। फिर से एक बार, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र है वो H2SO4 है। अणुभार इसका 98 है, तुल्यांकी भार इसका 49 है, संकरण इसमें sp3 है, खोजकर्ता इसके गेबर हैं और जिसका उपनाम है वो तेजाब है, अम्लों का राजा है और रसायनों का राजा है। तो हम लोग आज सल्फ्यूरिक अम्ल के जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस औद्योगिक विधि का अध्ययन करेंगे। इसके औद्योगिक विधियां हैं, पहले का नाम है लेड कक्ष विधि और दूसरे का नाम है संपर्क विधि। तो हम लोग जो है यहां सबसे पहले संपर्क विधि से, किस विधि से? संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण करेंगे। कैसे संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण किया जाता है? इसका रिएक्शन है S + O2 AeroSO2, फिर 2SO2 + O2, यहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है या प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है और 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये 2SO3 बन जाता है। फिर SO3 में H2SO4 मिलाते हैं, ये हमारा ओलियम बन जाता है H2S2O7, इसको हम ओलियम कहते हैं। और यही ओलियम, इसी ओलियम में H2S2O7 में हम जल मिला देते हैं तो हमारा 2 मॉलिक्यूल H2SO4 हो जाता है। ये इसका रिएक्शन है, संपर्क विधि का रिएक्शन है। एक बार पुनः सल्फर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक उपस्थित 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 से अभिक्रिया करके ओलियम बनाता है। इसी ओलियम में हम स्वेच्छानुसार जल मिला करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। हम जितने कंसंट्रेशन का चाहे उतनी कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। तो ये संपर्क विधि का रिएक्शन है। अब हम इसके फिगर की चर्चा करेंगे और फिगर बना करके जो है इसके विधि की चर्चा करेंगे। तो संपर्क विधि का जो फिगर है वो काफी लेंदी होने के नाते हम लोग इसे छोटे स्तर पर ऐसे करके बनाएंगे। तो यहां से शुरुआत करते हैं, हम यहां से जो है शुरुआत करते हैं। ये सर्वप्रथम जो है इस प्रकार से ऐसे हमारा ये यहाँ पाइराइट बर्नर होता है, ऐसे करके ये हमारा पाइराइट बर्नर है, ये पाइराइट बर्नर होगा। फिर इसी में से हम ये हमारा हो गया, ये हमारा धूल कक्ष है, ये हमारा है, यहाँ से भाप प्रवाहित किया जाता है और ये हमारा जो है धूल कक्ष है, ये हमारा धूल कक्ष है। फिर यहाँ से धूल कक्ष से जो है इस तरीके से ऐसे हमारी शीतलक नली या कूलिंग पाइप निकलती है, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लिया जाता है। ये हमारा जो है धूल कक्ष हो जाएगा। ये हमारा इस प्रकार से इसमें H2 फव्वारा गिर रहा होता है और इसमें क्वार्टज भरा होता है। ये हमारा धूल कक्ष है, सॉरी ये हमारा धावन टावर है। और ये जो नली दिखाई दे रही है इस नली का नाम है शीतलक नली, इसको कहते हैं हम शीतलक नली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कूलिंग पाइप के नाम से जाना जाता है। अब धावन टावर के बाद जो है यहाँ से ऐसे नली निकली हुई है इस तरीके से और ये हमारा हो जाएगा। धावन टावर के बाद शुष्कन टावर हो जाएगा इस तरीके से। धावन टावर के बाद H2SO4 का फव्वारा गिर रहा होता है, ये क्वार्टज है और ये जो है हमारा इसका नाम है धावन टावर के बाद शुष्कन टावर बनता है।
शुष्कन टावर के बाद ये हमारा जो है शोधक बनता है, ये हमारा जो है शोधक है। इस तरीके से ऐसे हमारा शोधक बनता है। इसमें आर्सेनिक की अशुद्धि दूर की जाती है, आर्सेनिक ऑक्साइड की, और शोधक में जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा होता है हमारा, FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा होता है ऐसे, और ये हमारा शोधक है। फिर शोधक के बाद जो है हमारा इसी में ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं जिससे बाहर ना हो, तो एक नली ऐसे बनी हुई होती है, और ये ऐसे जो है ये हमारा परीक्षण बॉक्स है। परीक्षण बॉक्स के बाद हमारा जो है ये कांटेक्ट संपर्क, ये हमारा परीक्षण बॉक्स है, परीक्षण बॉक्स है। और इसके बाद इसमें जो है हमारा इस तरीके से नली लगी हुई होती है, और ये संपर्क जो है इस तरीके से ये हमारा संपर्क कक्ष है, संपर्क कक्ष है। इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रखा होता है, इसका ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फिर यहाँ से जो है इस नली निकलती है, और ये हमारा जो है यहाँ H2SO4 का फव्वारा गिर रहा होता है इस प्रकार से ऐसे H2SO4 का, और ये क्वार्टर इसमें भरा हुआ है, और इसका हमारे इस बर्तन का नाम है अवशोषण टावर। इसका नाम है अवशोषण टावर नाम है इसका, अवशोषण टावर नाम है। और यहाँ से नली लगी हुई है ऐसे, ये ग्राही फ्लास्क है हमारा, इसमें H2SO7 ओलियम आ जाता है, इसका नाम है ओलियम, ये ओलियम हमारा आ जाता है। तो ये हमारा फिगर है, ये हमारा फिगर संपर्क विधि का फिगर है। संपर्क विधि से जो है संपर्क विधि से ये H2SO4 का निर्माण किया जाता है। एक बार पुनः रिएक्शन लिख दें, S+O2 ये SO2 हो गया, और ये 2SO2 + O2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, 2SO3 हो गया। SO3 में हम लोग H2SO4 मिलाते हैं, तो हमारा H2S2O7 ओलियम हो गया, और ओलियम H2S2O7 में जल मिला करके हम किसी भी सांद्रता का सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। एक बार पुनः रिएक्शन लिख दिया गया फिगर के नाते। अब हम लोग इसके विधि की चर्चा करेंगे, इसकी विधि क्या है। तो आइए पहले एक सरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं अपनी भाषा में। ये हमारा जो है ये पाइराइट बर्नर है, ये हमारा पाइराइट बर्नर है, इसमें हमारा सल्फर रखा होता है, यहाँ से वायुमंडलीय ऑक्सीजन जाता है। अब इसमें पाइराइट बर्नर में सल्फर या गंधक रखा होता है, जब ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन, तो इसके साथ अब क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत ज्यादा अशुद्धि होने के कारण सर्वप्रथम इसको धूल कक्ष में ले आते हैं। धूल कक्ष में यहाँ भाप का फव्वारा भाप प्रवाहित किया जाता है, जिससे धूल के कण और अशुद्धियां भीग करके और भारी हो जाती है, नीचे तली में बैठ जाती हैं। फिर इसको कूलिंग पाइप या शीतल नली की सहायता से हम धावन टावर में ले आते हैं। तो जो जल में घुलनशील अशुद्धियां हैं वो जल से भीग करके या जल में घुल करके इसी में रह जाती हैं। फिर नमी से युक्त जो है हम इसको शुष्कन टावर में ले आते हैं नमी को दूर करने के लिए। तो H2SO4 का फव्वारा गिर रहा होता है, क्वार्टर इसमें रखा हुआ था, रिस रिस करके H2SO4 आता है, यह समस्त नमी को अवशोषित कर लेता है। फिर शुष्क जो है सल्फर डाइऑक्साइड को हम शोधक में ले आते हैं। शोधक में फेरिक हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है, ये लिक्विड होता है, इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धि को अवशोषित कर लेता है। फिर आर्सेनिक ऑक्साइड रहित जो है सल्फर डाइऑक्साइड को फिर परीक्षण बॉक्स में चेक करते हैं कि हमारा शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, धूल के कण वगैरह खत्म हुए कि नहीं। फिर शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड को हम संपर्क कक्ष में ले आते हैं। संपर्क कक्ष में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रखा होता है, जिसका ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है। इस प्रकार सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को पुनः अवशोषण टावर में ले आते हैं। अवशोषण टावर में ऊपर से H2SO4 का फव्वारा गिर रहा होता है, जिसके साथ हम क्रिया करके ओलियम बनाता है। इस प्रकार ओलियम में हम जितना जल चाहे उतना मिला करके जिस सांद्रता का सल्फ्यूरिक एसिड चाहे उसको हम बना सकते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ और भी उठा कि बार बार सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जा रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हम कहाँ बना लेते हैं, जबकि यहाँ हम सल्फ्यूरिक एसिड बना ही रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ बड़े पैमाने बना रहे हैं और छोटे पैमाने पर कहीं प्रयोगशाला में किसी भी स्रोत से हम पहले थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, तब उसके बाद हमें लांग पैमाने पर संपर्क विधि द्वारा इस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। अब हम अगर इसकी विधि को बोलना चाहें कि इसकी विधि कैसे हम लिखेंगे, तो एक लाइन में हम कहेंगे
संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उपकरण निम्नलिखित है। इसमें प्रमुख भाग होते हैं। इसमें पाइराइट बर्नर, धूल कक्ष, शीतलक नली, धावन टावर, शुष्कन टावर, शोधक, परीक्षण बाग, संपर्क कक्ष और अवशोषण टावर होता है। इसमें सर्वप्रथम हम पाइराइट बर्नर में जो है सल्फर रखा होता है। इसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रवेश करता है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड में अनेक धूल के कण, अनेक अशुद्धियां होती हैं जिसको दूर करने के लिए सर्वप्रथम इसे धूल कक्ष में ले आते हैं जहां ऊपर से भाप प्रवाहित किया जा रहा है। भाप में धूल के कण भीगते हैं और भारी होकर के नीचे तली में बैठ जाते हैं। फिर से शीतलक नली की सहायता से धावन टावर में ले आते हैं। धावन टावर में जो भी अशुद्धि, चूंकि H2O का फव्वारा गिर रहा होता है तो जो जल में घुलनशील अशुद्धियां हैं वो जल में घुल करके नीचे तली में बैठ जाती है और फिर नली की सहायता से हम इसे शुष्कन टावर में ले आते हैं। शुष्कन टावर में ऊपर से H2SO4 का फव्वारा गिर रहा होता है या समस्त नमी को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार नमी से रहित सल्फर डाइऑक्साइड को फिर शोधक कक्ष में ले आते हैं। शोधक कक्ष में पहले से फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है जो आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धि को अवशोषित कर लेता है। फिर इसे परीक्षण बॉक्स में ले आते हैं और देखते हैं कि यह शुद्ध हुआ कि नहीं, धूल के कण और अशुद्धियां पृथक हुई कि नहीं। अगर पृथक हो गई तो फिर इसे संपर्क कक्ष में ले आते हैं। संपर्क कक्ष में पहले से वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक रखा हुआ है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम अवशोषण टावर में ले आते हैं। अवशोषण टावर में ऊपर से H2SO4 का फव्वारा गिर रहा होता है जिसके साथ अपक्रिया करके ओलियम बनाता है और बने हुई ओलियम में जल मिला करके हम जिस सांद्रता का सल्फ्यूरिक एसिड चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करने की विधि है। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है अब इसमें तो लेड कक्ष विधि है, तो लेड कक्ष विधि भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि लेड कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे निर्माण किया जाता है। फिर इसके बाद इसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग की चर्चा करेंगे। तो आइए संपर्क के बाद चर्चा करते हैं लेड कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण। तो हम लोग यहाँ लेड कक्ष विधि से, लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करने जा रहे हैं। तो लेड कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण कैसे करते हैं इसका सर्वप्रथम इसमें फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा जो है इसमें पाइराइट बर्नर हो जाएगा। पाइराइट बर्नर जो है इस प्रकार से, और इसी में जो है हमारा ये नाइट्र पार्ट हो जाएगा ऐसे करके। ये हमारा जो है पाइराइट बर्नर है और इसी में जो है ऐसे नाइट्र पार्ट हो जाएगा हमारा। ये हमारा पाइराइट बर्नर है, इसका यहाँ सल्फर रखा, ये हमारा पाइराइट बर्नर हो गया। इसको हम नाइट्र पार्ट बोलते हैं। नाइट्र पार्ट यहाँ से ऑक्सीजन प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा पाइराइट बर्नर और ये हमारा नाइट्र पार्ट हो गया। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ नली के माध्यम से ऐसे चलते हैं। यहाँ से ये हमारा हो गया इस तरीके से एक टावर हो गया। फिर यहाँ हमारे छोटे छोटे दो लेड चैम्बर हैं, ये हमारे लेड चैम्बर हो गए इस प्रकार से ऐसे। फिर यहाँ हमारा दूसरा टावर हो गया इस प्रकार से ऐसे, ये हो गया। यहाँ ऐसे हमारा यहाँ फव्वारा गिर रहा है। यहाँ इसमें मिट्टी के ये मिट्टी और पत्थर के कंक्रीट के टुकड़े रखे हुए हैं ऐसे। ये हमारा यहाँ जो है यहाँ फव्वारा लगा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ लगा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ जो है ऐसे फव्वारा लगा हुआ है ऐसे। ये हमारा फिगर बन रहा है इस तरीके से जो है हमारा। तो ये हमारा पाइराइट बर्नर हो गया, ये नाइट्रल पार्ट हो गया। और इसमें जो है हमारा ये यहाँ से इस प्रकार ऐसे लगा हुआ है, इस प्रकार से ऐसे जुड़ा हुआ है यहाँ। और यहाँ इसमें जो है ये कूलर ऐसे हमारा होता है, ये हमारा कूलर हो गया, ये कूलर हो गया। और कूलर से जुड़ा हुआ इस प्रकार से यहाँ जो है ये हमारा ऐसे होता है, लगा होता है। और इससे ये जुड़ा हुआ है हमारा, इससे हमारा ये जुड़ा हुआ है। और इसमें जो है हम इसमें ये इसके नाम है जो है ये ग्लोवर टावर है हमारा, इसको ग्लोवर टावर बोलते हैं। ग्लोवर टावर हमारा है। ये हमारा गे-लुसैक टावर है, ये हमारा गे-लुसैक टावर इसको बोलते हैं। गे-लुसैक टावर है हमारा, ये गे-लुसैक टावर है। और ये हमारा जो है लेड चैम्बर है, लेड चैम्बर इसको बोलते हैं। ये लेड चैम्बर है, ये भी हमारा लेड चैम्बर है, लेड चैम्बर है, ये भी हमारा लेड चैम्बर है। ये हमारा कूलर है, ये हमारा कूलर हो गया।
ये पायराइट बर्नर हो गया, नाइट्रिल पार्ट हो गया। तो ये जो उपकरण है, इसी उपकरण का हम प्रयोग करके जो है यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो यहाँ जो है अब इस पर हम देख लेते हैं इसका रिएक्शन, यहाँ ऊपर देख लें थोड़ा सा, इसको रिएक्शन देख लें हम लोग। एक लाइन का रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 प्लस 2H2O और यहाँ रखें 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारा उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। और यहाँ जब इसको गर्म करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल H2SO4 हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड ये मुक्त हो जाता है। ये उत्प्रेरक हमारा है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हम अगर इसकी विधि की चर्चा करें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में, लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में प्रयुक्त उपकरण निम्न है। और इसके जो प्रमुख भाग हैं वो पायराइट बर्नर है, नाइट्रिल पार्ट है, ग्लोबल टावर है, लेड चैम्बर है, गिलुसाइट टावर है और इसमें कूलर भी लगा होता है। तो उपरोक्त भाग और उपरोक्त उपकरण की सहायता से हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण लेकर उपरोक्त उपकरण की सहायता से हम सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। हम एक छोटी सी विधि कहें, एक ट्रिकी विधि कहें तो हम इसको बड़े आसानी से ऐसे लपेट करके कह सकते हैं। पुनः एक बार, लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में जो प्रयुक्त उपकरण है उसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। इसमें पायराइट बर्नर, नाइट्रिल पार्ट, ग्लोबल टावर, लेड चैम्बर, गिलुसाइट टावर और कूलर उपस्थित होता है। और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण लेकर हम सल्फ्यूरिक अम्ल उपरोक्त उपकरण की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। ये इसकी विधि हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ये हमारा लेड कक्ष विधि से इस प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब हम इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग की चर्चा करेंगे। चूंकि इतना उपयोगी कंपाउंड है यह, इसके इतने महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो आइए इसके भौतिक गुणों की चर्चा करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। हम लोग इसके भौतिक गुणों की चर्चा करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। भौतिक गुण की चर्चा करते हैं, भौतिक गुण की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। तो इसके भौतिक गुण में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का अगर भौतिक गुण देखा जाए तो इसका भौतिक गुण भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें, इसके भौतिक गुण में, यह रंगहीन तेल जैसा गाढ़ा द्रव है, यह जल में विलीय है, जल में मिलाने पर यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। इसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.83 होता है। इसका जो क्वथनांक होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। और इसका जो हिमांक होता है, इसका जो हिमांक होता है वो 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सांद्र H2SO4 नम वायु में धुआं देता है क्योंकि यह वायु की नमी को शोषित करने की क्षमता रखता है। अतः यह आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक होता है। एक विशेष चीज हमें ध्यान देना होता है, जब हम सांद्र H2SO4 को डाइल्यूट करते हैं तो हमें एक विशेष ध्यान देना चाहिए, हमें इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब हम सांद्र H2SO4 यानी कंसंट्रेट H2SO4 को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो हमेशा हमको एक बर्तन में ठंडा पानी लेते हैं, H2O में, यानी H2O में हम हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं, ना कि कंसंट्रेट H2SO4 में ठंडा पानी मिलाते हैं। इससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और कांच का जो बर्तन होता है वो तेजी से फट जाता है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है, काफी नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार हम विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हमें कभी भी सांद्र H2SO4 को डाइल्यूट करना होता है तो हम एक पात्र में पहले ठंडा जल ले लेते हैं और ठंडे जल में सांद्र H2SO4 धीरे धीरे मिलाते हैं, ना कि सांद्र H2SO4 में जल मिलाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है, क्योंकि इतनी अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है जिससे कांच का जो पात्र होता है वो तेजी से फट जाता है तेज आवाज के साथ, जिससे H2SO4 इधर उधर छिटक करके हमारे ऊपर भी पड़ सकता है, बहुत नुकसान कर सकता है। तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जल में H2SO4 मिलाया जाता है डाइल्यूट करते समय, ये इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज का हम इसके अध्ययन करेंगे, रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे।
इसके रासायनिक गुण में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण इसका है वो निर्जलीकारक गुण है, निर्जलीकरण है, निर्जलीकरण है। H2SO4 जिस कंपाउंड से रिएक्शन करता है उसमें जितना नमी होता है उसको निकाल करके बाहर कर देता है, उसको खींच करके बाहर कर देता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा C12H22O11 है। अगर इसमें कंसंट्रेट H2SO4 मिला दिया जाए तो ये चीनी काली पड़ जाती है, 11 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएगा और 12 कार्बन बचेगा, कार्बन काले रंग का हो जाता है, हिसाब से चीनी काली पड़ जाती है। एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि चीनी में कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने पर चीनी काली क्यों पड़ जाती है, तो उसका जवाब ये है कि चीनी में कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने पर इसमें से सारा पानी खींच लेता है और कार्बन सिर्फ बचता है, इस नाते पूरी चीनी हमारी काली हो जाती है। तो ये तो इसका सूत्र रहा। अब अगर हम फार्मिक एसिड में H2SO4 मिला दें, ये हमारा फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड में कंसंट्रेट H2SO4 मिला दें तो कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने पर जो है ये इस प्रकार से बन जाता है। ये हमारा H2O यहाँ से निकाल देगा, H2O निकाल देगा तो यहाँ बचेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारा फार्मिक एसिड के साथ इस प्रकार निर्जलीकरण करता है। तो ये सब इसके बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। और इसके निर्जलीकरण की एग्जाम्पल देखे जाए, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे करता है उसको देख लिया जाए। एथिल अल्कोहल का ये हमारा CH3CH2OH है। अगर इसको हम कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें तो एथिलीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बनता है, एथिलीन और H2, ये इसका निर्जलीकरण कर देता है। तो किसी यौगिक में से समस्त जल को निकालने से जो है ये हमारा वो कंपाउंड से ये जब समस्त जल निकल जाता है तो ये घटना निर्जलीकरण कहलाती है और एक प्रबल निर्जलीकरण कंपाउंड होता है, प्रबल निर्जलीकारक कंपाउंड होता है। अब हम और इसके रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ हम क्रिया कराएं। अभी हम लोगों ने देखा अन्य गुण में, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ H2SO4 का क्रिया करा दिया जाए तो ये H2S2O7 ओलियम बन जाता है। ओलियम को हम सूखा सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसमें पानी मिला करके जितनी सांद्रता का सल्फ्यूरिक एसिड चाहे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण गुणों में जैसे सल्फोनीकरण भी है, इसके बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ हम जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। अब इसमें हम सल्फोनीकरण की बात करें, सल्फोनीकरण की बात करें तो सल्फोनीकरण में हम लोग यहाँ बेंजीन ले लेंगे और HOSO3H यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको गर्म कर देंगे तो यहाँ से हमारा H2O निकल जाएगा और जब ये H2O निकल जाएगा तो यहाँ जो बचेगा उसका नाम है SO3H यानी ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बचा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बच गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया, ये हमारा बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनीकरण का एग्जाम्पल हो गया। इसको नाइट्रीकरण करने में भी उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम इसका नाइट्रीकरण, किसी भी कंपाउंड का नाइट्रीकरण करते हैं तो नाइट्रीकरण करते समय हम जो है इसको उत्प्रेरक के रूप में अवश्य लेते हैं। तो और इसके रासायनिक गुण को देखते हैं। अब इसमें जो है अगर विस्थापन अपक्रिया देखा जाए कैसे अपक्रिया करता है, इसके विस्थापन अपक्रियाएं देखी जाए, विस्थापन अभिक्रिया देखी जाए, ये हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में किसी रिएक्शन कराया जाए, विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल सोडियम एसीटेट ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल सोडियम एसीटेट ले लेंगे और अगर इसका H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए, H2SO4 ये हमारा हो जाएगा H2SO4, ऐसे लिख दिया गया। H2SO4 थोड़ा उल्टा इस प्रकार लिखे है कि यहाँ से हमारा Na2SO4 निकल जाएगा। ये गर्म करेंगे जब इसको तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट निकल जाएगा और ये हमारा एसिटिक अम्ल बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ये हमारा जो है अपक्रिया हो गई। इसी प्रकार से हम और अपक्रिया कर सकते हैं, जैसे हमारा 2NaCl है और H2SO4 के साथ पुनः अपक्रिया कराएं तो H2SO4 के साथ अपक्रिया कराने पर ये हमारा 2HCl बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से ऐसे 2HCl बन गया और Na2SO4 बन गया। इस प्रकार से इसमें कई महत्वपूर्ण एग्जाम्पल विस्थापन अपक्रिया में हो सकते हैं। तो ये विस्थापन, अब अगर जो है धातुओं के साथ इसका अपक्रिया कराया जाए तो कैसे ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, इसकी चर्चा कर लिया जाए।
तो यहाँ हम देखते हैं जैसे ये हमारा जिंक है और कई मेटल है। जिंक के बाद हमें हम मैग्नीशियम ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं। किसी के साथ H2SO4 का क्रिया कराए, यहाँ H2SO4 हो गया, यहाँ H2SO4 हो गया, यहाँ H2SO4 हो गया। तो इसके साथ अगर हम क्रिया कराएं तो देखिए हमारा कैसे बन जाता है, कैसे यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, सब जगह हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ भी हाइड्रोजन निकला, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल गई, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल गई ऐसे। तो ये हमारा बन जाएगा ZnCSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा। ये हमारा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। ये हमारा FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बन जाएगा। इस तरीके से धातुओं के साथ क्रिया करने पर ये कंपाउंड बनाता है। तो अब हम इसके कुछ अम्लीय गुण की अगर चर्चा कर लें, अम्लीय गुण की और उष्मा का प्रभाव देख लें, तो उष्मा का प्रभाव उबालने पर अपघटित होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल बना लेता है। इसको देख लिया जाए, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को काफी गर्म कर दिया जाए तो यहाँ उष्मा के प्रभाव क्या होता है, इसको देखा जाए। जैसे उष्मा के प्रभाव में, उष्मा का प्रभाव जो हमारा है इसमें जैसे H2SO4 है, अब अगर इसको हीट कर दें हम लोग तो ये जो है अब हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। ये इसके उसमें उष्मा के प्रभाव में होते हैं। तो ये इसके तमाम गुण है। इसका ऑक्सीकारक गुण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होता है। अब हम इसके महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं, अब हम इसके उपयोग का अध्ययन करेंगे। तो आइए सल्फ्यूरिक एसिड के उपयोग का अध्ययन करते हैं, इसके यूज का अध्ययन करते हैं, यूजेस, इसके यूजेस, इसका उपयोग का पढ़ते हैं। अब इसके उपयोग में जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है, ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने काम आता है, जैसे TNT बनता है। इसका उपयोग संचालक बैटरियों में होता है, निर्जलीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, रंग, कागज, कपड़ा आदि उद्योग में प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफास्फेट बनाने में काम आता है। HCl, HNO3, H3PO4 आदि बनाने में काम आता है। औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पेट्रोलियम से गंधक और तारकोल दूर करने में इसका उपयोग होता है। धातु निष्कर्षण में इसका प्रयुक्त होता है। इस्पात को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसका बहुउद्देशीय उपयोग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसको किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा तो कहते ही हैं, लेकिन इसको हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। जितने रसायन आज तक खोजे गए हैं, केमिस्ट्री में लाखों करोड़ों जितने केमिकल्स बनाए गए हैं, उन सब का राजा किंग ऑफ केमिकल है। किंग ऑफ केमिकल सभी रसायनों का राजा है। H2SO4 हमारा है। H2SO4 हर फैक्ट्री में, हर उद्योग में किसी न किसी रूप में काम आता है। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर और H2SO4 हमारे बच्चों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और फिर अगली टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।